गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10C भारत के संसाधन के अगले टॉपिक जल पर चलते हैं। तो जल के बारे में हम कई बिंदुओं के आधार पर जल के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल के स्रोत की। तो आप ये जानते हैं कि जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा धरती पर जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है और वह कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। तो जो जल का जो प्रमुख स्रोत है वह वर्षा है, अर्थात जल चक्र। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल धरती पर निरंतर बना रहता है। चलिए हम इसे नीचे एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये धरती है, मान लीजिए ये धरती का भूभाग है, धरातल, और धरातल पर जो पाया जाने वाला महासागरों में जो जल है वो सूर्य की किरणों से लगातार वाष्पीकृत होकर के जल वाष्प के रूप में बदलता रहता है और पुनः वह जल वर्षा के रूप में धरती पर पुनः आता है। तो इस प्रकार धरातल पर जल चक्र के माध्यम से जल हमेशा बना रहता है। तो अगर हम बात करें कि जल का जो प्रमुख स्रोत है नेचुरली अर्थात प्राकृतिक रूप से, तो वह है वर्षा। लेकिन जल के जो स्रोत है अर्थात जल किन किन रूपों में हमें प्राप्त होता है इसके विषय में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं भूपृष्ठीय जल की। उसके पहले हम क्या बात कर लेते हैं, धरती पर जल की मात्रा क्या है अर्थात वितरण क्या है। तो धरती पर 71% जल पाया जाता है और 29% थल अर्थात भूभाग, जिस पर मनुष्य अपना खेती का कार्य करता है। अनेक प्रकार के पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने आदि जो पाए जाते हैं वो 29% भूभाग पर पाए जाते हैं। तो हम बात करें जल की प्राप्ति की, तो जल जो है सबसे पहले हमें भूपृष्ठीय रूप में प्राप्त होता है। भूपृष्ठीय, भू अर्थात धरती, पृष्ठी का मतलब होता है धरती के ऊपरी भाग, और धरती के ऊपरी भाग में आप ही जानते हैं कि जल जो है हमें कई रूपों में प्राप्त होता है। जैसे नदियों से हमें जल प्राप्त होता है, तालाबों में जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है वह हमें प्राप्त होता है, झरनों में पाया जाता है वह हमें प्राप्त होता है। ये सब धरती के पृष्ठ पर पाए जाते हैं और उनमें जो जल की मात्रा पाई जाती है उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब दूसरी बात करें तो जल जो है महासागरीय रूपों में पाया जाता है, अर्थात महासागरों में जल पाया जाता है, उस जल को हम महासागरीय जल कहते हैं, जो लगभग मैंने आपको बता दिया कि 71% भूभाग पर पाया जाता है। अब तीसरी बात करें तो तीसरा आपका जो जल का स्रोत है वह है भौम जल। भौम जल क्या है? जल की वह मात्रा जो पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा गहराई तक जल जो है धरती की गहराई में जल पाया जाता है, और इसे हम नल, कुआं, हैंडपंप आदि की सहायता से प्राप्त करते हैं, उसे हम भौम जल कहते हैं। और भौम जल का सर्वाधिक प्रयोग जल पीने के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सिंचाई के कार्य में भी भौम जल का उपयोग करते हैं। चौथा जो जल का स्रोत है वह है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल तो मैंने आपको जल चक्र बताया, वायुमंडलीय जल तो मैंने आपको जल चक्र बताया। तो जल चक्र में मैंने आपको बताया था कि धरातल पर पाया जाने वाला जल सूर्य के प्रकाश के द्वारा वाष्पीकृत होकर के वाष्प के रूप में जलवाष्प में बदल जाता है और वह हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। और यही वायुमंडलीय जल हमें वर्षा के रूप में पुनः धरती पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जल के स्रोतों की अगर बात करें तो 4 प्रकार से हमें जल हमें प्राप्त होता है: भूपृष्ठीय जल, महासागरीय जल, भौम जल और वायुमंडलीय जल। और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ओरली बता दिया है, और अब से भी आप समझ सकते हैं कि भूपृष्ठीय जल हमें किस रूप में प्राप्त होता है, महासागरीय जल क्या होता है। महासागरीय जल का प्रयोग हम अधिकतम कृषि कार्यों में नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको भी मालूम है कि जल महासागरों में लवणीय मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण हम जल का उपयोग अन्य कार्यों में नहीं कर पाते हैं। और कुछ देशों में जल की कमी होने पर लवणीय जल को पीने योग्य जल में बदला जाता है, तब उसका उपयोग किया जाता है। क्यों? मीन्स उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो आप उसको शायद जल के स्रोत को समझ गए होंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं
जल के उपयोग। अब हम जल के उपयोग की चर्चा करें। जल का उपयोग, तो जल का उपयोग या जल की उपयोगिता आम जीवन में और साथ साथ धरती पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं जल हमारा जीवन है। जल का उपयोग पीने के साथ साथ हम अपने अन्य कार्यों में भी करते हैं। तो हम बात करें जल का अगर सामान्य उपयोग की बात करें तो सामान्य रूप से खाना बनाने, कपड़ा धोने, साफ सफाई, पीने आदि दैनिक कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। और आपने सुना होगा कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल संग्रहित करके जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा कृषि कार्य में हम बात करें तो कृषि कार्य में जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जल जैसे साधन का उपयोग संसाधन के रूप में बृहद पैमाने पर करता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। आप चाहे तो इसे सामान्य भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल संसाधन के सामने क्या समस्याएं हैं। तो जल संसाधन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जल का उपयोग हम लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं जल संसाधन की समस्याएं। जल संसाधन की समस्याएं। तो जल संसाधन की अगर हम समस्याओं की बात करें तो जल संसाधन की जो प्रमुख समस्या सबसे पहले है वह है जल प्रदूषण की। अब जल प्रदूषण की समस्या क्या समस्या है तो आपको मैंने पहले बताया कि 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। इसमें 0.03% जल ही पीने योग्य होता है। और जो जल हमें भूपृष्ठीय रूप से अर्थात नदियों, तालाबों और झीलों में प्राप्त होता है वह जल भी आज के समय में प्रदूषित हो गया है। जैसा आपने सुना होगा कि बड़े बड़े शहर हमारे देश में नदियों के किनारे बनाए गए हैं और उन नदियों में शहर की जो प्रमुख नालियां उनको जोड़ दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ अनेक उद्योग जो स्थापित होते हैं शहरों में उनके कचरे को भी नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार नदियों का जल भी जल प्रदूषण की वजह से दूषित हो जाता है और वह जल भी हमारे उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों को नदियों में बहा दिया जाता है, शवों को नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है और वह जल हमारे उपयोग में नहीं आ पाता। तो जो जल संसाधन के सामने जो प्रमुख समस्या है वह है जल प्रदूषण की। दूसरा तो आगे हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अब
स्टूडेंट्स, हमारे सामने अगला टॉपिक है जल संसाधन की समस्याएं। जल संसाधन के सामने जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है जल प्रदूषण। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में छोटे या बड़े शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं और उन शहरों के कूड़ा करकट को नालियों की सहायता से नदियों में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ शहर के किनारे शहर के अंदर बसे हुए छोटे बड़े उद्योगों के से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को भी नदियों के नालियों के माध्यम से नदियों में ही प्रवाहित किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि नदियों का जो जल होता है वह प्रदूषित हो जाता है और उसका उपयोग हम वह जल उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है प्रबंधन की। जल हमारे धरती में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वर्षा से भी जल प्राप्त हो जाता है, मगर उस जल का हम उपयुक्त प्रबंधन नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों में जल उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होती है और कुछ जगहों पर सूखा पड़ जाता है। तो जल का उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। तीसरी है जनसंख्या वृद्धि। देखिए तीसरा टॉपिक अगर जनसंख्या वृद्धि है जो शायद आपको नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आज देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त जो भी संसाधन हमें प्राप्त है उनका अतिरिक्त दोहन किया जा रहा है, तो उसमें जल भी शामिल है। इतना अधिक उनका दोहन किया जा रहा है कि वह हमारे लिए क्या कहते हैं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रह गए हैं, और जिसका परिणाम है कि जल प्रदूषण ऐसी गंभीर समस्या हमारे सामने जम रहती है। तो आप तीन जल संसाधन जो प्रमुख समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या, प्रबंधन की समस्या और तीसरी है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन को सभी तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। और अब बात करें जल संरक्षण की, तो जल संरक्षण नीतियों के आधार पर हम जल को संरक्षित करें अर्थात प्रदूषण से बचाएं। और हम देखते हैं कि लोग घरों में अपने नल को खुला छोड़ देते हैं और जल बहता रहता है, इससे पर्याप्त मात्रा में जल नष्ट होता है। अतः हमें जल को व्यर्थ बहाने से रोकना होगा। दूसरा, छोटी छोटी और जो बड़ी नदियां हैं उन नदियों पर संग्रहण क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए, अर्थात उस पर बांध बनाना चाहिए और बांधों में जल को संरक्षित करना चाहिए, ताकि जो जल बांधों में संरक्षित होगा वो उसका उपयोग हम कृषि कार्यों में और साथ ही विद्युत निर्माण में कर सकते हैं। और तीसरी बात है जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण की समस्या को रोकना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 0.03% जल ही धरती पर पीने योग्य है, और उसमें से भी अगर हम जल को नष्ट कर देंगे, जल को व्यर्थ में बहाएंगे, तो हमारे धरती पर जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा पीने योग्य जल का अत्यंत अभाव हो जाएगा। अभी भी देखा जाता है देश के कुछ भागों में जल की विकट समस्या होती है। और जल प्रबंधन का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में जल की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर इंदिरा नहर परियोजना के द्वारा पीने योग्य जल और साथ ही कृषि के लिए भी जल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार जल प्रबंधन हम अच्छे से करेंगे तो धरती पर जल भी हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा नवीनीकृत स्रोत और अनवीनीकृत स्रोत। जल एक नवीनीकृत स्रोत है जो जल संरक्षण के लिए एक और क्या टॉपिक डाल सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाना। देखिए हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधों की संख्या अगर कम नहीं होगी तो जल चक्र बाधित नहीं होगा, और जल चक्र बाधित नहीं होगा तो हमें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार हम लोगों ने जल संसाधन पर चर्चा की कि जल कितने प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जल के क्या उपयोग हैं, जल संसाधन की क्या समस्याएं हैं और जल संरक्षण के क्या मतलब जो है उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ उपाय भी आप भी अपने दिमाग से सोच सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है जिसके द्वारा और जल को हम क्या कहते हैं जल को नष्ट होने से बचा सकते हैं, तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन। अब हम बात करते हैं वन की। हमारे धरती पर वन भी एक प्रमुख संसाधन के रूप में
माना जाता है। और धरती पर आज मतलब पुराने समय में या मान लीजिए लगभग 100 वर्ष पहले जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बारे में और अंग्रेजों के इतिहास के बारे में हम लोग इतिहास में चलेंगे उसको पढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक चैप्टर आपको अभी भूगोल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक चैप्टर आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर एक चैप्टर आपको सिविक्स पढ़ाऊंगा। इस प्रकार मैं 3 यूनिट में अब अगले सेशन में हम लोग इतिहास की ही बात करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वन। तो आज़ादी के पहले हमारे धरती पर, हमारे देश में लगभग 1/4 भाग, 1/4 भाग पर वन पाए जाते थे। मगर आज जो है और होना कितने चाहिए, 33% पर्यावरण, मतलब WWF वर्ल्ड वाइड फंड के मतलब रूपरेखा के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 20.92% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अन्य छोटी बीमारियां। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, जिसके फलस्वरूप गर्मी का बढ़ना, और जब गर्मी बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं ने जन्म लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रकार अनेक समस्याओं ने जन्म लिया और केवल एक कारण वनों की संख्या में कमी। तो पर्यावरण में मक्की मानता के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए, जबकि है 20.92%। तो धरती पर वन के प्रमुख संसाधन के रूप में माने जाते हैं, जिनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहली बात, वन हमें कुछ ऐसे लाभ देता है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसके साथ ही साथ वनों से हमें अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, जिनके बारे में हम स्पष्ट तो नहीं दे सकते, परंतु वनों की संख्या कम हो जाने के उपरांत वनों के कम हो जाने से हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ा यह हमें पता चल जाता है। तो हम बात करते हैं वन की। तो चलिए हम देखते हैं वनों से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं और वनों के कम हो जाने से हम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम बात कर रहे थे वनों की। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि वन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रकृति द्वारा प्राप्त एक अमूल्य उपहार है, जिसके द्वारा मनुष्य को अनेक प्रकार से लाभ होता है। और जो लाभ होते हैं तो हम वनों के लाभ को 2 बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लाभ की। वनों से हमें जो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और वनों से हमें जो अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। तो वनों से जो हमें लाभ होते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, वनों से हमें कौन से प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। तो चलिए मैं नोट करता हूँ, तो आप लोग लिखते जाइए। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ, वनों के से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की अगर हम बात करें तो ऐसा लाभ जो हमें वनों से सीधे प्राप्त हो रहा है। तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लाभ की। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं वनों से हमें जलाऊ लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जलाऊ तथा इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। वनों में बहुत सारे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम औषधियों के रूप में करते हैं। अर्थात वनों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं।
वनों से हमें अनेक वनोत्पाद जैसे गोंद, लाख, रबर आदि प्राप्त होते हैं। और वनों से हमें अनेक प्रकार के जानवरों से पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। वनों से हमें आधारभूत उद्योगों हेतु चीड़, दियासलाई, चंदन, टारपीन आदि कच्चे माल प्राप्त होते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले लाभ पर चलते हैं। अब बात करें हम अगले लाभ की, तो वनों में अनेक प्रकार के जानवर अपने लिए जो है खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। तो हम भी सकते हैं वनों से हमें जानवरों के लिए चारागाह प्राप्त होते हैं। वनों से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अनेक जनजातियां वनों पर ही आश्रित हैं। इसके अलावा आप भी जानते हैं कि वनों से हमें मधुमक्खी के लिए जो मधु होता है वह भी प्राप्त होता है। वनों से इससे प्राप्त होने वाले सब्जियों का उपयोग हम अनेक प्रकार की दवाइयों को बनाने में करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की। अब मैं बात करता हूं वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ की। तो अप्रत्यक्ष लाभ को मैं थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से आपको समझा रहा हूँ, आप उनको समझने का प्रयास करिएगा, रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, ताकि आपको रटना ना पड़े और आप समझ से भी अपने प्रश्नों मतलब इस टॉपिक को समझ सकते हैं। वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा जल धरती पर निरंतर पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। तो हमने बात की, तो मैं इसी चक्र में आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि पेड़ पौधे जल चक्र की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो लिख सकते हैं पेड़ पौधे जल चक्र को संतुलन प्रदान करते हैं। फिर मैंने बताया था पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भूपृष्ठ धरती के ऊपर वर्षा के जलों को धरती की गहराई तक पहुंचाती हैं और उसी का ही परिणाम स्वरूप हमें भूपृष्ठ भौम जल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे जल संरक्षण में सहयोग देना, भौम जल के स्तर को बढ़ाना। अब तीसरा, जब पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण में पेड़ पौधे, आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जब पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वे हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वह दोनों के मध्य में संतुलन का कार्य करते हैं। यदि हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी तो महासागर, जो जल हमारे धरती पर बर्फ के रूप में पाया जाता है, वे जल पिघलेगा और पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में जो थल है वह जलीय भाग में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं। पेड़ पौधे बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब हम अगले कुछ और लाभ पढ़ते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं।
और प्रायः देखा गया है कि पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण की समस्या को कम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हाईवेज के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, और जिन हाईवेज पर पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है उन इलाकों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ध्वनि को आकर्षित करते हैं और ध्वनि प्रदूषण की समस्या को खत्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से लाभ देते हैं। तो हम लोगों ने वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ को पढ़ा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वनों के लिए सरकार द्वारा क्या पॉलिसी लाई गई है, समय समय पर वनों को उसके संवर्धन के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और किस प्रकार हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।